अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का तकरीबन लास्ट हिस्सा, जिसमें हम सॉलिड को देखेंगे और सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे ये भी हम देखते हैं। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम कहता हूं हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए आने वाले लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। हमारा चैप्टर चल रहा है 5, जिसमें लेक्चर नंबर हो गया है 11, जबकि ओवरऑल बुक का 55th लेक्चर है ये। लेट्स मूव टू आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सॉलिड को, और सॉलिड की डेफिनेशन बहुत आसान सी है। सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो रिजिड हैं, हार्ड हैं एंड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें हो सकता है आपको रिजिड और हार्ड के दरमियान थोड़ा सा मसला हो, क्योंकि आमतौर पर इंग्लिश में रिजिड और हार्ड को एक ही तरह का तस्वर किया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि सेट हो जाए आपका दिमाग कि भाई क्या मतलब रहेंगे इनका, अलग अलग करें तो। रिजिड का मतलब आप समझो जो अपनी शेप को बरकरार रखता है, ठीक है, वो सख्त है, इस एतबार से उर्दू में सख्ती बोलेंगे। लेकिन आप सोचो जैसे एक बिस्किट है, अगर बिस्किट को आप देखोगे तो उसकी एक शेप होती है, स्क्वायर हो या राउंड शेप हो, लेकिन जब आप उसको तोड़ते हो तो फौरन टूट जाता है। मतलब रिजिड तो वह है लेकिन वो बहुत हार्ड नहीं है। एक लोहा आपको रिजिड भी दिखेगा और वो हार्ड भी होगा, तोड़ना उसको मुश्किल होगा। तो इस तरह से रिजिड और हार्ड को अलग अलग मीनिंग में भी ले सकते हैं और सेम मीनिंग में भी तस्वर कर सकते हैं। बाकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम तो हमने पढ़ा ही है कि सॉलिड, जब हम गैस पढ़ रहे थे या लिक्विड पढ़ रहे थे तो वहां मैंने कंपैरेटिवली बताया था कि सॉलिड कैसा होगा, तो वही यहां पर बात दोबारा से आई है। तो सॉलिड जो होता है, देखो अगर आपने पानी को जग में रखा है, अगर आप उसको गिलास में लेकर आओगे तो पानी गिलास में आ जाएगा और उसकी शेप अख्तियार कर लेगा, क्योंकि वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा पत्थर जग में पड़ा है, अगर आप उसको गिलास में डालने की कोशिश करोगे तो वो फंस जाएगा, वो गिलास में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि वो एक डेफिनेट शेप भी रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड की डेफिनेट शेप है और वो एक खास जगह भी घेरता है, यानी उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो बहरहाल यही इसकी डेफिनेशन है, और देखा जाए तो ये इसकी प्रॉपर्टी पर बेस कर रही है। देखो हम अगर ये पूछें कि इंसान क्या होता है, डिफाइन करो, तो आप में से कोई कहेगा कि इंसान वो होता है जिसकी 2 आंखें होती हैं, उसके 2 कान होते हैं, एक नाक होता है। ये स्ट्रक्चरल डेफिनेशन है, ठीक है। अगर कोई पूछता है इंसान क्या होता है, वही कहता है कि वो उसमें एहसासात होते हैं, उसमें जज्बात होते हैं, वो सोच सकता है, वो लिख सकता है, तो ये उसकी फंक्शनल डेफिनेशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल डेफिनेशन भी हो सकती है, फंक्शनल डेफिनेशन भी हो सकती है, और अगर दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज है, इंसान जो है वो उछल कूद सकता है, वो नई चीजें इजाद कर सकता है, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी जाया जा सकता है, यानी कुछ हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी हो। तो बहरहाल आपको मैंने डेफिनेशन करने का तरीका समझा दिया। यहां पर डेफिनेशन जो बुक ने की है वो इसके एक तरह की प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसकी स्ट्रक्चरल डेफिनेशन भी है, ठीक है। और ये आपके पास एक ऐसा हिस्सा दिखाया गया है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं और वो अरेंज फॉर्म में पड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप सॉलिड को देखो तो वो लेयर्स में होता है। नीचे की एक लेयर है, फिर ऊपर की लेयर है, फिर उससे ऊपर की लेयर है, और फिर आखिर में ऊपर लेयर है। इस तरह दाएं बाएं और एटम्स फैलते जाएंगे, ऊपर नीचे फैलते जाएंगे, तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी होता है। इसलिए आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि सॉलिड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है। इसके बाद वो लिखता है their atoms, ions और molecules are closely packed। और देखो एटम्स भी हो सकते हैं किसी सॉलिड में, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो करीब करीब होंगे, उनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस और इंटरएटॉमिक फोर्सेस, ठीक है, वो सख्त होंगी। यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस लिखा गया है। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब जो बाइंड करके रखने वाली ताकतें हैं, और मॉलिक्यूल हो या एटम आयन हो वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी सॉलिड और, यानी सॉलिड से पहले गैस और सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड के दरमियान बहस करते हुए। अच्छा, अब जो एटम्स पर मुश्तमिल सॉलिड हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक सॉलिड्स। जो आयंस पर मुश्तमिल हैं उनको कहते हैं आयनिक सॉलिड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। एटॉमिक सॉलिड का मतलब आप ले लोगे जैसे ग्रेफाइट, जैसे कि डायमंड, ठीक है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकते हैं जो मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, जैसे कि आइस, ठीक है, या आयोडीन भी हो सकता है। और इस तरह से मैंने चंद एक एग्जांपल आपको दे दी हैं सॉलिड की, जो कि अपने इस बुनियाद पर क्लासिफाई होती हैं कि उनको बनाने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, आइदर दे आर एटम्स
so they are called atomic solid, or they are molecules, so on the base of molecule they are called molecular solids. ओके जी, अब आते हैं जी जनरल प्रॉपर्टीज पर कि आप कैसे देखोगे सॉलिड को। तो कहता है सॉलिड को की कंप्रेसिबिलिटी की बात होती है, क्या सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है? तो लिखता है इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत पैकिंग में होते हैं। ये लफ्ज बार बार आएगा और यही चीज हमारी बुक ने लिखी है। अनलाइक गैसेस पार्टिकल्स कैन नॉट कंप्रेस फर्दर, ये गैसेस की तरह मजीद दबाए नहीं जा सकते। इन मेटालिक सॉलिड जैसे कि आयरन है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, चांदी है, ठीक है, एटम्स आर स्फेरिकल एंड अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर यह है कि ये क्या होती है, हमारी बुक ने नेम दिए थे, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है। देखो कॉन्सेप्ट के एतबार से आपने यूं सोचना है कि अगर हम ये मानते, जैसे अभी मैं ऊपर बताकर आया हूं कि लेयर्स की शक्ल में एटम्स अरेंज होते हैं, तो अगर लेयर्स इस तरह से अरेंज हों कि पहली पहली दूसरी छोड़कर तीसरी, पहली और तीसरी लेयर अगर सेम आ रही हो, सेम से मुराद है एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर दिखाई दें, एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं कि इस पैकिंग की वजह से बनने वाला जो सॉलिड है उसका नाम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, ठीक है। इसको हेक्सागोनल क्लोजेट पैक्ड भी लिखा गया है, या जैसे ऊपर लिखा है यहां पर हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब बात ये कि ये हो गया हेक्सागोनल। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या कहता है, ठीक है। अब इसके अंदर बात ये है कि जो लेयर है वो कुछ पहली है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है। पहली और तीसरी नहीं, बल्कि पहली और चौथी लेयर क्या होंगी, अगर एक जैसी होगी, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आएगी। इस तरह दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी और अगर पांचवी लेयर रखोगे तो वो पांचवी के साथ एग्जैक्ट पैरेलल होगी। तो अगर पहली और चौथी लेयर पैरेलल होंगी तो इस तरह से रखे गए एटम या सजाए गए एटम, तरतीब दिए गए एटम्स की जो पैकिंग होगी उसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, और जो सॉलिड है उसे क्लोजली पैक्ड या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये आपके पास दो जो प्रॉपर्टीज थी या कह लें जो दो इंपॉर्टेंट किस्म की पैकिंग सॉलिड को बनाने वाली थी वो मैंने आपको बताई। अब आते हैं हम एक और पॉइंट की तरफ, दैट इज दीज अरेंजमेंट, यानी एटम्स की जो अरेंजमेंट है यूज 74% अवेलेबल स्पेस। देखो अगर आपके पास कभी आपने चावल की या गंदम की बोरी को भरा है, गंदम भर ली हमने, बोरी में ऊपर तक आ गई, अब बोरी को ऐसे करके जब हिलाते हैं तो वो दाने नीचे चले जाते हैं। अब नीचे क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उन दाने यानी पार्टिकल्स के दरमियान जगह खाली थी, और जब वो हिलाए तो क्या हो गए, उसके दरमियान पैकिंग होना शुरू हो गई। अब जब वो पैक्ड हो गए तो उसका मतलब है, समझ लो पहले वो 100% थे और अब वो कहाँ चले गए 74% पर, यानी इससे भी अंदर नहीं जा रहे, दब नहीं रहे। इसका मतलब है अगर आप मजीद दबाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दबेगी, जगह खाली नहीं है, कंप्रेस नहीं होगा। तो यही वो लिखता है कि द अरेंजमेंट, यानी ये जो आपके पास एटम्स की अरेंजमेंट है, चाहे ऊपर समझ लो या वो गंदम के दाने, चावल के दाने समझ लो, 74% अवेलेबल स्पेस ले लेते हैं या इससे मतलब ज्यादा नहीं होते, तो फिर क्या होगा, लीविंग नो स्पेस फॉर कंप्रेशन, जगह ही खाली नहीं रहती कि आप मजीद उसको दानों को नीचे कर लो या एटम्स को मजीद करीब ले आओ, क्योंकि पहले ही बहुत करीब आ गए। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सपेंशन पर। पहले एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहता है कि देखो एक्सपेंशन का मतलब है फैलना, कॉम्प्रेस का मतलब है दबना। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी तो नहीं देखने को आई सॉलिड के अंदर, लेकिन क्या एक्सपेंशन देख सकते हैं? तो लिखता है एक्सपेंशन मींस एन इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक्ड हैं, तो क्या उनको हम दूर कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको गर्म करो। जब गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनके दरमियान खाली जगह आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में कोई ऐसा दरवाजा हो सकता है जो सर्दियों और गर्मियों में डिफरेंट बिहेव करता हो सकता है कि वो गर्मियों में फंस जाता हो और उसका खोलना बंद करना मुश्किल हो और सर्दियों में इजी हो, ठीक है। गर्मियों में हो सकता है वो लोहे का दरवाजा हो, थोड़ा सा फैल जाता है, तो वो एग्जैक्टली उस जगह या चौखट में फंसता है जहां पर वो सर्दियों में सिकुड़ने की वजह से नहीं फंसता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्मियों और सर्दियों में वो लोहा फैलता सिकुड़ता है। सम टाइम दरवाजा तो लकड़ी का होता है लेकिन चौखट लोहे की होती है, मतलब मेटल
की होती है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो चौखट फैल जाएगी, गर्मियों में दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। सर्दियों में जब चौखट थोड़ी सिकुड़ जाएगी तो दरवाजा फंसने लगेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं जब गर्मी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे कि देखो, आपको वैसे तो छोटी क्लासेस में भी एग्जांपल होती है कि रॉड हो ना, रॉड रॉड फैलता है लंबाई के रुख, लेकिन गिर्थ अपनी गोलाई में नहीं फैलता। इसकी एग्जांपल आप एक रेल ले लो, यानी जो रेल की पटरी होती है ना, जो रेल्स कहते हैं, तो जो ट्रेन की रेल्स होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, उनके उनको पार्ट से बनाया जाता है और उनके दरमियान खाली जगह भी छोड़ी जाती है। अगर आपको फिश प्लेट का नाम याद हो तो आपको समझ में आ जाएगा। दो पटरियों को जोड़ने के लिए दो मजीद क्या लगाई जाती हैं, प्लेट्स, उन्हें फिश प्लेट कहते हैं। उनके दरमियान फैलने और सिकुड़ने की गुंजाइश होती है, नट बोल्ट से जोड़ा जाता है, जाके कभी देख लीजिएगा। तो क्या है, इसका मतलब है लोहा लंबाई के रुख तो फैल रहा है लेकिन चौड़ाई के रुख नहीं फैलता। इस अगर चौड़ाई के रुख फैलता तो फिर हमें ट्रेन के सब पहिए तब्दील करने पड़ते हैं गर्मियों में और सर्दियों में, क्योंकि उनको चौड़ा और कम चौड़ा करते ताकि वो रेल के ऊपर यानी पटरी के ऊपर इजीली फिक्स होकर चले। अच्छा बहरहाल, अब आपको समझ में आया कि फैलाव यानी कि एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक तो बहुत कम होता है और कुछ डायरेक्शन में होता है। हर वक्त हर जगह पर वो यकसा नहीं देखने को मिलता। हाँ, अगर आपके पास क्यूब है, आपके पास एक ऐसी शय है जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई है, क्योंकि क्यूब में लंबाई चौड़ाई तो बराबर होती है, तो फिर पूरा क्यूब भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, बॉब, कोई लोहे की गोली थोड़ी सी बड़ी हो सकती है गर्म करने पर। तो यही वो कहता है, इन सॉलिड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट ओनली कॉज स्लाइट वाइब्रेशंस इन द पार्टिकल। जब हीट दोगे तो पहले मॉलिक्यूल थोड़े 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 वाइब्रेट करते थे, अब मॉलिक्यूल ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत ही थोड़ा। सॉलिड हैव लीनियर यानी लंबाई के रुख, या फिर क्या कहते हैं, क्यूबिक एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के नाम से आपने पढ़ लिया हो। फिर लिखता है, बट दीज आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन सॉलिड नहीं फैलते या सुकड़ते बानिस्बत गैसेस और लिक्विड के, और लिक्विड भी नहीं ज्यादा सुकड़ते या कह लें कंप्रेस होते। ये वाली बात मैंने पढ़ी थी, वेरी नेग्लिजिबल उनका कंप्रेशन होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट बात में, वो क्या कहता है री, मोशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड्स। अब क्या पार्टिकल में क्या मोशन भी होगी, तो कहता है पार्टिकल्स इन अ सॉलिड डू नॉट मूव फ्रीली, आसानी से हरकत नहीं करते, दे शो नो ट्रांसलेशन, सीधी हरकत नहीं करते, रोटेशन एक ही जगह पर घूमते नहीं है, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल तो घूमते हुए निकल जाते हैं, रोटेशन भी होती है। तो दे ओनली हैव वाइब्रेशन अराउंड द फिक्स पोजीशन, एक ही जगह पे मॉलिक्यूल हरकत कर रहा है। हायर टेम्परेचर मेक्स द वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गर, जितना ज्यादा क्या होगा टेम्परेचर दोगे वाइब्रेशन उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। फिर इस पर लिखता है इनर इंटर पार्टिकल स्पेस इन अ सॉलिड, के सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान कोई स्पेस होता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम कह रहे हैं कि क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स तो इतना ज्यादा वहां पर स्पेस मौजूद नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, एज अ रिजल्ट सॉलिड्स आर यूजुअली हार्ड, स्टेबल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरीके से आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज को एक्चुअली रिवाइज कर रहे हो। बेसिक प्रॉपर्टी वही है जो उसकी हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, लेकिन बुक ने उसको डिफरेंट तरीकों से हमें बताया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे देखो क्या लिखता है, इंटर पार्टिकल स्पेस के बाद इंटर पार्टिकल फोर्सेस, आपस की ताकतें कैसी हैं भाई, मजबूत हैं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय, अब कौन कौन सी फोर्सेस जुड़े हुए हैं, आयनिक फोर्स हो सकती है, कोवलेंट बॉन्ड के कोवलेंट फोर्स हो सकती है, मेटालिक बॉन्ड फोर्स हो सकती है, फोर्स भी बोल सकते हैं, और वेंडर वॉल फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो दीज फोर्सेस कीप द पार्टिकल फिक्स्ड इन अ प्लेस, दस पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि वाइब्रेशन ही जस्ट देखने को मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिल रही ताकत, क्यों नहीं हरकत मिल रही, ताकत ज्यादा है ना, एटम्स ने एटम्स को, मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है। फिर उस पर आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स, बहुत आसान सा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड का मतलब होता है कि देखो काइनेटिक एनर्जी तीन किस्म की होती है। एक काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन का मतलब वो एनर्जी जो कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल को रोटेट कर पाए। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब है सीधी हरकत करवाए, और अगर क्या है एक की जगह पर
मीन पोजीशन पर आगे पीछे हरकत हो रही है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब हम एक बात पढ़ाएं, इस सबका खुलासा ये है कि अब हम एक बात पढ़ाए हैं कि सॉलिड के पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट करते हैं, तो जो आप काइनेटिक एनर्जी उसे प्रोवाइड करते हो या उसमें पहले से काइनेटिक एनर्जी कुछ मौजूद होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ एक ही टाइप यहाँ पर मौजूद होगी सॉलिड में, जो कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वाइब्रेशंस ही तो आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली काइनेटिक एनर्जी इन द सॉलिड पार्टिकल्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यही बात याद रखिएगा, ठीक है जी। तो यहां तक जो आपका टॉपिक था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब मैंने कहा है जरूर कर लिया करें, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें ज़्यादा अच्छा काम करने को दिल करता है, ठीक है, कि आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं और हमसे कुछ ना कुछ समझ भी रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में राइट ज़रूर किया करें, अच्छा है बुरा है जैसा भी है लिखा करें, ठीक है जी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।